बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ली शैटलियर प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री एंड सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हेबर्स प्रोसेस। इन तीन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ली शैटलियर प्रिंसिपल। This principle states that if a stress is applied to a system at equilibrium, the system acts in such a way as to nullify as far as possible the effect of that stress. सिंपल वर्ड में आप यूँ समझ लें कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अब आप उस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो सिस्टम उस स्ट्रेस के इफेक्ट को नलीफाई करे और दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो उसने ली शैटलियर प्रिंसिपल को ओबे किया है। अगर उस स्ट्रेस के इफेक्ट को नलीफाई नहीं कर सकता, डेट सिस्टम इक्विलिब्रियम में जो था अब नॉन इक्विलिब्रियम में चला गया है, तो ली शैटलियर प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहा। ली शैटलियर प्रिंसिपल में कौन कौन से फैक्टर्स हैं? कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कैटालिस्ट। यहाँ पर दो टर्म्स हैं, के सी एंड क्यू। क्यू क्या है? रेशियो है। रेशियो किसकी है? प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की जो रेशियो है उसे हम क्यू कह रहे हैं। के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यार किया, के सी कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होगा, क्यू चेंज होगा। प्रेशर से चेंज नहीं होगा, क्यू चेंज होगा। नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ये चेंज होगा। टेम्परेचर से केसी भी चेंज होगा और क्यू भी चेंज होगा, और कैटालिस्ट से दोनों चेंज नहीं होंगे। सो यहाँ पर अगर आप दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें, केसी इज जस्ट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। केसी टेम्परेचर के अलावा किसी से चेंज नहीं होगा, और टेम्परेचर से केसी भी चेंज होगा और क्यू भी चेंज होगा। ये दोनों टेम्परेचर से चेंज होंगे, और दोनों किससे चेंज नहीं होंगे? कैटालिस्ट से ना इफेक्ट होगा केसी के ऊपर और ना ही इफेक्ट होगा क्यू के ऊपर, रेशियो के ऊपर। कैटालिस्ट का काम क्या होता है? तीन पॉइंट्स आपने याद रखनी है। कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, और कैटालिस्ट मैकेनिज्म, पाथवे फॉलोड बाय द रिएक्शन उसको चेंज करेगा। ये तीन पॉइंट आपने याद रखनी है। बट नो इफेक्ट ऑन द केसी, नो इफेक्ट ऑन क्यू, मीन रेशियो, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम वन बाय वन इन इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। सो याद रखिएगा, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये ब्रैकेट जो है ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन गो टू फॉरवर्ड, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। और अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हैज टू गो बैकवर्ड, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। सिमिलर, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन गो टू बैकवर्ड। और अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन हैज टू गो फॉरवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। इन अदर वर्ड यू कैन से, अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट में ऐड करेंगे तो उस कंसंट्रेशन के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए सिस्टम फॉरवर्ड मूव करेगा, और अगर हम रिएक्टेंट को रिमूव करेंगे, रिएक्शन बैकवर्ड आएगा। सपोज दैट हमारे पास एक रिएक्शन है ए प्लस बी प्लस सी, तीन इसमें रिएक्टेंट है, और डी प्लस ई प्लस एफ, और तीन ही इसमें प्रोडक्ट है। मैंने कंसंट्रेशन ऑफ ए को मैंने इंक्रीज किया है, मीन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है। अब ऑप्शन देखिएगा, अल्फा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ बी डिक्रीज होगी, बीटा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ डी डिक्रीज होगी, चार्ली ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ ई डिक्रीज होगी, और डेल्टा ऑप्शन कंसंट्रेशन ऑफ एफ डिक्रीज होगी। अब जरा गौर कीजिएगा इस क्वेश्चन पर कि हमने किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया? हमने रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया। वी नो डेट जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। ओके, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी। सो अगर हम ऑप्शन देखें, डेल्टा ऑप्शन, एफ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी नहीं, इसकी इंक्रीज होगी। ई की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ई भी इंक्रीज होगा।
डी की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, वो भी डिक्रीज नहीं होगी, वो भी इंक्रीज होगा। सो अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन में मौजूद हो, किसी एक की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन की डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, और सब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी बिकॉज रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा है। सो अगर आप यहां देखो, हमने रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया है तो रिएक्शन गो टू फॉरवर्ड। जब फॉरवर्ड जाएगा तो बी की कंसंट्रेशन भी कम होगी, सी की कंसंट्रेशन भी कम होगी। सो व्हाट विल बी द आंसर? अल्फा। बी की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि जब हम ए में इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाएंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए दोबारा रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो बी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, डी, ई और एफ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। इन शॉर्ट, रिएक्टेंट में से किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ाएं, रिएक्शन फॉरवर्ड। प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, रिएक्शन बैकवर्ड। ठीक है। और अगर रिएक्टेंट में से किसी एक की कंसंट्रेशन आप कम करोगे तो रिएक्शन अगेन बैकवर्ड होगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। बट कंसंट्रेशन चेंज करने से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ केसी। केसी रिमेन द सेम, केसी कांस्टेंट रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीन अगर आपको केसी की वैल्यू दी जाए और ये पूछा जाए कि कंसंट्रेशन को डबल करने से केसी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा? नो इफेक्ट, बिकॉज केसी इज जस्ट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। सेकेंड इफेक्ट हम देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट क्या होता है। वी नो दैट रिलेशन क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम प्रेशर के साथ इनवर्स रिलेट करते हैं। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रेशर वॉल्यूम का इफेक्ट कहां कहां नहीं होता। नंबर 1 पॉइंट सॉलिड, नंबर 2 पॉइंट लिक्विड, नंबर 3 पॉइंट गैस, वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0। याद रखिएगा इन तीनों स्टेट में अगर सब के सब रिएक्टेंट सॉलिड में है या लिक्विड में है या गैस, वेयर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। प्रेशर को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम यहां पर बात करते हैं हाइड्रोजन विच इज इन गैसियस स्टेट प्लस आयोडीन आल्सो इन गैसियस स्टेट, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन 2HI आल्सो इन गैसियस स्टेट। अब अगर हम इस रिएक्शन पर प्रेशर को इंक्रीज करें, प्रेशर इंक्रीज करें तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी? सो देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्यों? बिकॉज डेल्टा एन इज 0 है। डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, 2 माइनस 2, आंसर विल बी 0। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेल्टा एन को अंडरस्टैंड किया था केपी और केसी के रिलेशन के साथ। सो जो डेल्टा एन 0 है, सो नो इफेक्ट ऑन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब हम ये देखेंगे तो किस रिएक्शन पे इफेक्ट होगा। अगर यहां भी इफेक्ट नहीं होगा तो फिर किस टाइप के रिएक्शन पे इफेक्ट होगा? याद रखिएगा उस गैसियस रिएक्शन पर इफेक्ट होगा वेयर डेल्टा एन नॉट इक्वल टू 0। जहां डेल्टा एन 0 नहीं है वहां पर इफेक्ट होगा। वहां इफेक्ट क्या होगा? 2 पॉइंट आपने याद रखने हैं और आपको प्रेशर और वॉल्यूम के सारे इफेक्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें सो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, जहां पर नंबर ऑफ मोल कम होंगे रिएक्शन उस साइड पे मूव करेगा। और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल जो हैं वो ज्यादा होंगे, उस साइड पर रिएक्शन मूव करेगा। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन देखते हैं N2 + 3H2, प्रोडक्ट इज 2NH3 और ऑल इन द गैसियस स्टेट, सब के सब जो है वो गैसियस स्टेट में है। अब आपने बताना कि अगर हम इस रिएक्शन पर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड। रिएक्टेंट में 4 मोल्स हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं। सो प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन किस साइड पर जाएगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। सो रिएक्शन हैज टू गो फॉरवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। प्रेशर को इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, सो रिएक्शन उस साइड पे जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है। सो रिएक्शन हैज टू गो फॉरवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। अगेन प्रेशर चेंज करने से केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, केसी रिमेन द कांस्टेंट। केसी जस्ट टेम्परेचर से चेंज होगा, प्रेशर से चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा इंक्रीज इन प्रेशर
और डिक्रीज इन वॉल्यूम का इफेक्ट सेम होगा। मीन अगर जैसे यहाँ पर हमने बात की प्रेशर को इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, सो अगर हम यहाँ पर ये भी कह सकती हैं डिक्रीज इन वॉल्यूम से रिएक्शन किस साइड पर जाएगा, तो सेम इफेक्ट है, तो भी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। सो इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम का जो इफेक्ट होगा वो इफेक्ट सेम होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थ्योरेटिकल स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम पर। थ्योरेटिकल स्टडी को हम अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, और देन हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी क्या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम। दो तरह के हम स्टडी करेंगे, फर्स्ट हम थ्योरेटिकल स्टडी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम का, और देन हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव स्टडी को। फर्स्ट में थ्योरेटिकल स्टडी को अगर आप अंडरस्टैंड करें, अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखूँ H2O लिक्विड एंड H2O गैस, ठीक है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में रिएक्शन है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम है क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड है वाटर और प्रोडक्ट में भी वाटर है, तो ये केमिकली सेम स्पीशीज हैं। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने ये पढ़ा था कि कहाँ कहाँ रिएक्शन नहीं होगा, लिक्विड पे इफेक्ट नहीं होगा, सॉलिड पे इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कहाँ पर है, लिक्विड और गैस हमारे पास आ गए। मोस्टली स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं कि इस रिएक्शन पे प्रेशर इंक्रीज करने से कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? वो कहते हैं दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है, या एक लिक्विड और एक गैस है, कोई इफेक्ट नहीं होगा। याद रखिएगा जो भी हमने प्रीवियस में इस स्लाइड पर जो हमने स्टडी किया, दिस इज फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम, ये केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए। अगर आप गौर करें फर्स्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया था कि इनके दरमियान कौन सा इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्यों? वाटर केमिकली सेम स्पीशीज, यहाँ भी वाटर है, गैसियस में है, ठीक है। सो दोनों पर एक साइड पर लिक्विड है और एक साइड पर गैस है। सो लिक्विड और गैस को अगर हम कंपेयर करें, एक तरफ लिक्विड और एक तरफ गैस है, तो हमारे पास जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन चेंज होगी, ठीक है। अब क्या चेंज होगा, प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन उस साइड पर होगी जहां पर वॉल्यूम कम है, जहां वॉल्यूम कम है। सो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस साइड पर आएगा, डेफिनेटली टूवर्ड्स द लिक्विड मूव करते हैं। वन मोर एग्जांपल, अगर हम बात करें H2O लिक्विड और H2O सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड की अगर हम बात करें, सो दिस आल्सो पॉसिबल एट 0 डिग्री सी पर, ये भी पॉसिबल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अगर हम यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करें तो रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जहां वॉल्यूम कम है। वी नो डेट वाटर जब सॉलिड में चेंज होगा ये 9% ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। सो जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगा, टूवर्ड्स द वाटर, जहां वॉल्यूम कम है। इसकी दो ऑप्शन आ सकती हैं इसी इक्विलिब्रियम में, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। इस रिएक्शन में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, मोर आइस विल बी मेल्टेड या मोर वाटर विल बी फॉर्म, दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। मोर आइस मेल्ट होगी तो आइस वाटर में चेंज हो रही है, मोर वाटर विल बी फॉर्म तब भी आइस वाटर में चेंज हो रही है। सो आपने यहाँ पर याद रखने हैं कि रिएक्शन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो आइस से लिक्विड वाटर की तरफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगा। सो बाय चेंजिंग द प्रेशर, यहाँ पर ये दोनों एग्जाम्पल जो मैंने कोट किए ये फिजिकल इक्विलिब्रियम की है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की नहीं है। सो अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम में, लाइक PCl5 इज इन गैसियस स्टेट, और इसके साथ हम बात करती हैं PCl3 आल्सो इन गैसियस स्टेट, N+Cl2 इन गैसियस स्टेट। अब यहाँ पर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें, दिस इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम, प्रेशर को इंक्रीज करें रिएक्शन साइड पे जगह जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में दो है, सो रिएक्शन हैज टू गो बैकवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम। रिएक्शन को बैकवर्ड आना होगा इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम के ऊपर। आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है। अब इसमें आपने ये पॉइंट अंडरस्टैंड करने हैं कि अगर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमिनेटर में, यहाँ पर वॉल्यूम न्यूमिनेटर में है और यहाँ वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ आपने डेल्टा एन की वैल्यू को अंडरस्टैंड करना है। याद रखिएगा जब वॉल्यूम न्यूमिनेटर में होगा वहां पर डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में होगी, जहां वॉल्यूम डिनोमिनेटर में होगा वहां डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी इसको भी समझिएगा। पॉजिटिव वैल्यू तब होगी जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। मीन अगर यहाँ पर प्रोडक्ट 3 हैं और रिएक्टेंट 2 हैं, 3 - 2 तो आंसर आपके पास +1 आ रहा है। नेगेटिव कब होगी, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो हैं वो ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, तो आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। अब यहाँ पर हमने जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर स्टडी किया था, इंक्रीज इन प्रेशर और डिक्रीज इन वॉल्यूम का इफेक्ट सेम था। सो यहाँ डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल्स ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मोल्स कम हैं,
ठीक है। सो अगर हम इस इक्वेशन पर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हैज टू गो फॉरवर्ड। जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे तो कम किसके हैं, प्रोडक्ट के कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। यहां किसके कम है, रिएक्टेंट के कम है, जहां डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन हैज टू गो बैकवर्ड। सो अगर आपको ये रिएक्शन दिया गया हो, इस तरह से एक्सप्रेशन दिया गया हो और आपसे पूछा गया हो कि प्रेशर को इंक्रीज करने से या वॉल्यूम को डिक्रीज करने से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो आपने वॉल्यूम को देखना है। अगर वॉल्यूम न्यूमिनेटर में है तो आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू नेगेटिव होगी, और अगर वॉल्यूम डिनोमिनेटर में है तो डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इसी से आप बता सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होगी। ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखोगे तो आपको डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। वी नो डैट कि टेम्परेचर जो है वो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों में हम स्टडी करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। हम दोनों में देखेंगे टेम्परेचर, और टेम्परेचर एक वो वाहिद पैरामीटर है जिससे केसी भी चेंज होगा। प्रेशर से चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम से चेंज नहीं होगा, कंसंट्रेशन से चेंज नहीं होगा, जस्ट इफेक्ट बाय टेम्परेचर। टेम्परेचर से केसी भी चेंज होगा। सो हम दो रिएक्शन देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट हम देखेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन और सेकेंड हम देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करती हैं तो आपने उस रिएक्शन की फेवर की है, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा। और एंडोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा। जब हम किसी की फेवर करती हैं तो डेफिनेटली वो आगे जाता है, पीछे नहीं आता। हम यहाँ पर एक्सो में भी फेवर कर रहे हैं और एंडो में भी फेवर कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपने याद रखना है। इन केस ऑफ टेम्परेचर जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा केसी ऑलवेज इंक्रीज, केसी हमेशा इंक्रीज होगा। सो यहाँ पर भी केसी जो है वो इंक्रीज होगा, और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ भी केसी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? बिकॉज केसी इज द रेशियो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट की जो रेशियो है वो केसी है। सो जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो केसी इंक्रीज होगा, ठीक है। सो अब इसका अगर हम दूसरा इफेक्ट स्टडी करें, अब दूसरा इफेक्ट क्या, अगर हम टेम्परेचर को एक्सोथर्मिक में इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड आएगा। जब रिएक्शन बैकवर्ड होगा तो केसी जो है वो डिक्रीज होगा। और एंडोथर्मिक में अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड मूव करेगा, और यहां भी जो केसी है वो डिक्रीज होगा। सो यहां पर दो पॉइंट्स आपने केसी, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और केसी दोनों यहां पर चेंज हो रहे हैं। सो एक्सो में टेम्परेचर डिक्रीज करने से डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड है और केसी इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड है और केसी डिक्रीज होगा। एंड द नेक्स्ट फैक्टर हम स्टडी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। याद रखिएगा, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, जब भी केसी इंक्रीज हो, जब भी केसी इंक्रीज हो तो आपने याद रखना है प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी रिएक्टेंट से। सो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, ठीक है। सो यहाँ भी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। अब सेकंड केस में क्या होगा? डेफिनेटली सेकंड केस में इसके ऑपोजिट होगा। यहाँ पर केसी डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी प्रोडक्ट में। और यहाँ भी क्या होगा? यहाँ भी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी प्रोडक्ट से। एंड द लास्ट फैक्टर बाय चेंजिंग टेम्परेचर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है सॉलेबिलिटी। सॉलेबिलिटी का अपने पॉइंट याद रखना है कि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, टेम्परेचर को डिक्रीज करें तो सॉलेबिलिटी विल इंक्रीज, सॉलेबिलिटी इंक्रीज होगी। एंडोथर्मिक टेम्परेचर में टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो अगेन जो सॉलेबिलिटी है, सॉलेबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होगी वो इंक्रीज होगी। जैसे आप शुगर लें, एक आइस कोल्ड वाटर में ऐड करें, सेम 1 ग्लास वाटर ले लें आप, ठीक है, और उसमें आपने 4 टीस्पून जो है वो शुगर ऐड कर लें, या आप आइस कोल्ड वाटर लें। अनदर ग्लास ऑफ वाटर लें, रूम टेम्परेचर का वाटर लें, उसमें भी आप 4 टीस्पून शुगर ऐड करें, दोनों को मिक्स करना शुरू करें। तो आप नोट कीजिएगा कहाँ पर जल्दी शुगर डिजॉल्व होगी? डेफिनेटली जो रूम टेम्परेचर का वाटर है वहाँ जल्दी डिजॉल्व होगी, जो आइस कोल्ड वाटर होगा वहाँ पर लेट डिजॉल्व होगी। रीजन क्या होगी? वहाँ टेम्परेचर कम है। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जब टेम्परेचर ज्यादा पर सॉलिबिलिटी ज्यादा हो रही है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। एक्सो में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वो वाहिद फैक्टर है
ले शैटलियर प्रिंसिपल का, जहां पर केसी भी चेंज होगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगी, दैट टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप टेम्परेचर के इफेक्ट को जो है वो स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। तो याद रखिएगा कैटलिस्ट जो है ये कोई इफेक्ट नहीं करता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। सो कैटलिस्ट का क्यू के ऊपर नो इफेक्ट, कैटलिस्ट का केसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं है। सो 3 पॉइंट आपने याद रखने, कैटलिस्ट के क्या फंक्शन है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करेगा, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा कैटलिस्ट। एंड थर्ड वन पॉइंट इज कैटलिस्ट जो है मैकेनिज्म हम किसे कहते हैं, पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन, ये मैकेनिज्म को चेंज करेगा, कैटलिस्ट विल चेंज द मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म को चेंज करते हैं। अब यहां पर अगर हम एक और अंडरस्टैंड करें एक और रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक N2 + 3H2 N2NH3, ये तीनों इफेक्ट हम अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन पर। दिस इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो इसकी स्टेटमेंट में मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया, अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड, हमने यील्ड की बात की है, रेट की बात नहीं की। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यील्ड एंड रेट। यील्ड क्या है, इसको गौर से सुन लीजिएगा। यील्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। रेट क्या है, जितने टाइम पीरियड में आपको प्रोडक्ट की अमाउंट मिली है वो उसका रेट है। तो यील्ड अमाउंट है इन शॉर्ट यू कैन से, और रेट जो है टाइम पीरियड है जिसमें हमें वो अमाउंट मिल रही है। सो मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया हमें कहां पर मिलेगी। सो अल्फा ऑप्शन इज कंटिन्यूस विदड्रॉ ऑफ अमोनिया, अगर हम अमोनिया की कंसंट्रेशन को कंटिन्यूसली विदड्रॉ करें तब हमें मिलेगी, या बीटा ऑप्शन हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो मैक्सिमम यील्ड होगी। सो चार्ली ऑप्शन टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करें तो मैक्सिमम यील्ड होगी, और डेल्टा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो डेफिनेटली हमारे पास जो आंसर होगा, तीनों फैक्टर जो हैं इसके फेवर में है। सो ऑल ऑफ दीज पर हमारे पास मैक्सिमम यील्ड मिलेगी। अभी हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में अंडरस्टैंड करेंगे कि रेट और यील्ड में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। सो यहाँ पर अभी हमने जो तीनों फैक्टर स्टडी किए थे उनको अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर अमोनिया को विड्रॉ करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और जब भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो यील्ड ज्यादा होगी, यील्ड की अमाउंट ज्यादा होगी। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है, तो यहां पर हम अगर देखें इंट्रोडक्शन में सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, सिंथेसिस ऑफ SO3 है। सो हैबर्स ने 1933 में हैबर्स प्रोसेस को प्रिपेयर किया था, और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हमने सल्फ्यूरिक एसिड को हम प्रिपेयर करते हैं। सेकेंड रिएक्शन अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये अमोनिया का रिएक्शन है, यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल साइन N2 + CH2NH3, और यहाँ पर हमारे पास 92 किलो जॉल एनर्जी है। ये -92 जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये 1 मोल की नहीं है, अगर 1 मोल का होगा तो इसका हाफ हो जाएगा। यहाँ पर अमोनिया 2 मोल्स मान रही है, ये 2 मोल्स की एनर्जी है। सिमिलर यहाँ पर हमारे पास SO3, यहाँ भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और हमारे पास -194 एनर्जी है। कंडीशंस फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन को आप यील्ड कह सकते हैं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए यील्ड क्या होगी। रिमूवल ऑफ अमोनिया आफ्टर रेगुलर इंटरवल, तो आपको अमोनिया ज्यादा मिलेगी, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा मिलेगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हमें ज्यादा मिलेगी। और सेम कंडीशन यहाँ हम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा और हमें यील्ड ज्यादा मिलेगी। सेकंड, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, अगेन रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, हमें यील्ड ज्यादा मिलेगी। टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, यील्ड ज्यादा मिलेगी। यहाँ पर आपने ये पॉइंट याद रखना है, जहां भी मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात की जाए, मीन यील्ड की बात की जाए, रिएक्शन हैज टू गो फॉरवर्ड, रिएक्शन को फॉरवर्ड जाने तभी आपको अमाउंट जो है वो ज्यादा मिलेगी। कैटलिस्ट, यहाँ पर हम पीस ऑफ आयरन ऐड करते हैं, embedded in the fixed fused mixture of MgO, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, यहाँ पर V2O5NO या PT हम यूज कर रहे होती हैं। फेवरेबल कंडीशंस क्या है, फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर प्रेशर और ये टेम्परेचर की कंडीशंस है। फेवरेबल कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जहां पर आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिले, वो फेवरेबल कंडीशंस है। या आपने एक पॉइंट याद रखना है, रेट और यील्ड में डिफरेंस होता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करें रेट ऑफ रिएक्शन यूजुअली इंक्रीज होगा। अब किसका,
किस डायरेक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, ये सेपरेट केस, ये सेपरेट पॉइंट है। जैसे अगर हम प्रीवियस में बात करेंगे टेम्परेचर का जो हमने इंक्रीज किया है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, एक्सो में बैकवर्ड का रेट इंक्रीज होगा और एंडो में फॉरवर्ड का रेट इंक्रीज होगा, बट रेट ऑफ रिएक्शन होगा इंक्रीज। सो इन शॉर्ट ये पॉइंट याद रख लें, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, एक्सो में बैकवर्ड का और एंडो में फॉरवर्ड का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये फेवरेबल कंडीशंस वो कंडीशन होगी जहां पर हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है, प्रेशर भी इंक्रीज किया है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, हमें अमोनिया जल्दी मिलेगी, सो इसकी यील्ड कम हो जाएगी, ठीक है। और सेम कंडीशन विद SO3 के ऊपर। और अदर इक्विलिब्रियम मिक्सर में 35% अमोनिया बाय वॉल्यूम, अमोनिया सेपरेट करते हैं रेफ्रिजरेशन में 110 मिलियन टन जो अमोनिया प्रोड्यूस पर एनम, और 80% यूज एज अ फर्टिलाइजर, और 13% नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय हेबर्स प्रोसेस के थ्रू जो है इसको हम डन करते हैं। और अगेन यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इनको आपने याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इक्विलिब्रियम मिक्सर में 35% अमोनिया बाय वॉल्यूम है, ठीक है। अमोनिया को हम सेपरेट कर सकते हैं रेफ्रिजरेशन ऑफ अ रिएक्शन मिक्सर से। अब इसका क्या मीन है, बिकॉज अमोनिया का जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक की जब टेम्परेचर कम करोगे तो आपको ज्यादा अमाउंट यील्ड की मिलेगी। 110 मिलियन टन अमोनिया प्रोड्यूस होती है पर एनम में, और 80% को हम यूज करती हैं फर्टिलाइजर में, और 30% नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हेबर्स प्रोसेस में यूज करती हैं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं इन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शन इंक्रीज इन टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम। इस स्टेटमेंट के दो की पॉइंट है, फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इंक्रीज टेम्परेचर। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वी नो दैट रिएक्शन गो टू बैकवर्ड, तो जो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है वो बैकवर्ड होगी। तो बैकवर्ड क्या है, रिएक्टेंट साइड की तरफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होगी, और केसी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट वन, in which gaseous phase reaction equilibrium more products will be formed by decreasing pressure। प्रेशर को डिक्रीज करने से कहां पर प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। सो यहां पर ये रिवर्सिबल के साइन है, ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं यहां पर। सो अब क्वेश्चन ये पूछा गया है विल बी फॉर्म बाय डिक्रीज प्रेशर। सो प्रेशर को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस साइड पर जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म डिक्रीज इन प्रेशर। सो डिक्रीज इन प्रेशर अगर हम अल्फा की बात करें, यहाँ प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा। बीटा में अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा। चार्ली में प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा, और डेल्टा में प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो अगेन रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगा। सो ऑप्शन इज चार्ली, राइट आंसर चार्ली है। नेक्स्ट वन, N2 plus 3H2 to NH3, the yield of ammonia can be increased by increasing temperature, decreasing pressure, by increasing pressure, withdraw of nitrogen। अब आपने स्टेटमेंट समझना है, yield of ammonia को हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करके। टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। डिक्रीज प्रेशर करेंगे रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड। नाइट्रोजन को विड्रॉ करेंगे तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड। सो अगर आपने वो तमाम फैक्टर याद रखें तो आप इजीली हर ऑप्शन को क्लासिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी। इंडस्ट्रियल कंडीशन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ लिक्विड अमोनिया आर। इंडस्ट्रियल कंडीशंस क्या है, याद रखिएगा इंडस्ट्रियल कंडीशन जो होती हैं वो ऑप्टिमम कंडीशंस होती हैं। मीन कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहती कि उसका ज़्यादा इकोनॉमिकली लॉस हो, मीन कि उसको कम टाइम में मैक्सिमम अमाउंट प्रोडक्ट की मिल जाए। सो इंडस्ट्रियल कंडीशंस ऑप्टिमम कंडीशंस हैं। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था ऑप्टिमम कंडीशंस 400 डिग्री सी है, 200 ATM और आयरन कैटलिस्ट के ऊपर यूज़ किए जाते हैं फॉर द इंडस्ट्रियल कंडीशन ऑफ अमोनिया के लिए।